Hello students, welcome back. Now this is our fourth session of electromagnetic induction, and in this session we are going to continue where we had stopped in the last lecture. In the last lecture we discussed about motional EMF under two cases, due to translation motion of the conductor and due to rotational motion of the conductor. Due to translation motion of the conductor, the induced EMF was BLV. पर मैंने आपसे कहा था ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब बी एल और वी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. फिर अगर आप किसी रॉड को एक एंड के अबाउट रोटेट करोगे तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है अक्रॉस द टू एंड्स, पी एन क्यू हमने ऐसे लिखा था, दैट इज गिवन बाय बी एल वी बाई टू और बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू. नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई एम अज्यूमिंग कि जो भी ये लेक्चर देख रहा है उसने पहले तीनों लेक्चर देख चुके हैं. सो आज के लेक्चर में अब तक जो पढ़ा है उसी को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं. And we are going to derive power. Okay, so power due to electromagnetic induction का हम डिस्कशन करें. इसको इंडक्शन एनर्जी के नाम से भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, बट विल से सिंपली पावर का डेरिवेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नाउ बिफोर आई स्टार्ट, एक बार जल्दी से, व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स associated with a coil, an EMF is induced in the coil. Faraday's second law, the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Faraday's first law आपको बताता था कब EMF इंड्यूस होगा, तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा. Faraday's second law आपको ये बताता है कि कितना EMF इंड्यूस होगा. सो कितना EMF इंड्यूस होगा ये डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर. बट फैराडे के लॉ से भी के कंटिन्यूएशन में वी हैड लेंज लॉ आल्सो, जो डायरेक्शन बताता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेंज लॉ, स्पेशली जब उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करेंगे तब. What exactly is Lenz law? So Lenz law कहता है कि the direction of induced EMF by electromagnetic induction is such that the induced EMF opposes the cause which produces it. Induced EMF हमेशा उस cause को ही oppose करता है जो उसको produce करता है. जैसे फेवरेट एग्जाम्पल, रॉड के चलने से अगर EMF इंड्यूस हुआ तो जो EMF इंड्यूस होगा वो रॉड को चलने से रोकेगा. सो आज का जो डेरिवेशन है वो थोड़ा बहुत लेंस लॉ से ही रिलेटेड है. ठीक है, सो हम एक्चुअली आज लेंस लॉ यूज करके करंट का डायरेक्शन डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों को बताएं. सो इफ यू वांट यू कैन गिव हेडिंग इन योर नोटबुक एज पावर. इंड्यूस्ड ईएमएफ या इसको बोलते हैं इंडक्शन एनर्जी. एज पर योर टेक्स्ट बुक. सो या तो हम बोलेंगे इसको पावर ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ और यू कैन कॉल इट एज इंडक्शन एनर्जी. ओके फाइन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम एक रेक्टेंगुलर लूप लेंगे इस तरीके से बच्चों, और सबसे अच्छा उससे भी पहले ये जो मैं एकदम फेंट लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग बाउंड्री ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये जो लाइंस है मैं फिर से कहता हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रही है बाउंड्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पोर्शन में है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने पोर्शन में है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा है, मान लीजिए ऐसे. सो दिस इज a rectangular coil. It is very much similar to what we discussed in the last class. ठीक है, बहुत कुछ उससे ही मिलता जुलता है. Okay. So ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर लूप है, और I repeat, ये जो मैंने मार्क कर रखा है, these are boundaries of the magnetic field. So वापस से मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. Okay, it is perpendicular to the plane of the paper and directed inwards. इस बोर्ड के प्लेन को परपेंडिकुलर है, यानी आपसे दूर आ रहा है और बोर्ड के अंदर जा रहा है. ठीक है, सो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है. सो इट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स. ये क्रॉस का मतलब ये बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड है, और सारे क्रॉस इक्वली स्पेस्ड है. जितने भी क्रॉस है वो इक्वली स्पेस्ड है. उससे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है. इस मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है, जो इंडक्शन है,
वो मान लीजिए B है, ओके। और इस लूप का नाम अगर हम रख देते हैं ABCD या PQRS, सो PQRS, सो मैं कहूँ ऐसे एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका नाम PQRS है और वो इस बोर्ड पर अरेंज्ड है। We have a uniform magnetic field applied perpendicular to the plane of the board and directed inwards. So now how will you write this in exam? So आप बोलोगे consider a rectangular loop PQRS arranged in the plane of the paper. A uniform magnetic field of induction B is applied perpendicular to the plane of the paper. अब बच्चों ये वाली जो पोजीशन है जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रही है, इस पोजीशन में अगर हम बात करें तो ये जो लूप है, अच्छा उसका ये जो वर्टिकल वाला साइड है PQ, दिस वर्टिकल साइड PQ, सपोज दिस वर्टिकल साइड PQ हैज अ लेंथ L और वो हॉरिजॉन्टल साइड का हिस्सा जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इतना पोर्शन फिलहाल उसकी वैल्यू मान लीजिए x है। सो हॉरिजॉन्टल साइड जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसकी लेंथ कितनी है x। सो अगर मैं आपसे पूछता हूँ वही जो हमने यस्टरडेज डेरिवेशन में किया था कि व्हाट इज एरिया ऑफ द लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ लूप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, यस बोलो बच्चों, यस वेरी गुड, एरिया ऑफ द लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज कितना, सो L into x, सो एरिया विल बी L into x। अब मैं पूछता हूँ therefore flux through this area, फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, इस एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर फ्लक्स तो सिंपल है NAB cos थीटा, बहुत अच्छे, याद है बच्चों। यहाँ पर अगर एक ही लूप है तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगी 1, और फिर से एक बार मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इस सरफेस को अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो जाएंगे। जैसे कल के लेक्चर में हमने किया था बच्चों कि अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, अगर मैं आपकी तरफ पॉइंट करूँ साइड से देखते चलो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रहा है और सरफेस को नॉर्मल ड्रॉ किया वो भी ऐसा आएगा, सो ये दोनों चौक पैरेलल है। सेम भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सरफेस को नॉर्मल भी अंदर जा रहा है, सो बोथ आर पैरेलल। सो यू रिमेंबर थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल, सो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, n1 थीटा 0, सो आई वुड गेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू A into B, पर A का वैल्यू क्या है Lx, सो आई गॉट L into x into B, सो ये आ गया फ्लक्स का वैल्यू। अब यहाँ से मैं अपने आप से बात करूंगा कि यार ये L कांस्टेंट है, x ये पोजीशन में कांस्टेंट है और B तो वैसे भी यूनिफॉर्म है, सो फ्लक्स का जो वैल्यू है L into x into B वो कांस्टेंट है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। और याद है फैराडे का फर्स्ट लॉ, जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक EMF इंड्यूस नहीं होगा। सर EMF इंड्यूस कराना क्यों है, मुझे क्या चाहिए पावर ड्यू टू इंड्यूस EMF, सो पहले इंड्यूस EMF आएगा ताकि मैं उसका पावर निकाल सकूं। सो अभी अगर EMF इंड्यूस कराना है तो बच्चों क्या चाहिए, इन ऑर्डर दैट द EMF गेट्स इंड्यूस ये फ्लक्स चेंज होना चाहिए। अब फ्लक्स कैसे चेंज करोगे, या तो L को चेंज कर, या तो B को चेंज कर, या तो X को चेंज कर। अब L मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, B नहीं चेंज कर रहा हूँ, मेरे लिए क्यों सर, क्योंकि X को चेंज करना इजी है, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज वैल्यू ऑफ X। अब X को चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा पता है, ये जो लूप है this loop I am going to pull towards right with uniform velocity v। so मैंने लूप को क्या करा, इस लूप को मैंने राइट की तरफ पुल करा with uniform velocity v, so the loop is pulled to right with uniform velocity v। विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, मुझे बताओ क्या होगा अगर हम लूप को राइट की तरफ पुल करेंगे विद वेलोसिटी v, ये जो x है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जैसे से आप राइट में पुल करोगे लूप बाहर की तरफ जाएगा, लूप अगर बाहर की तरफ जाएगा तो x क्या था, लेंथ जो फील्ड के अंदर है। सो अगर आप लूप को बाहर की तरफ पुल करोगे तो x की वैल्यू धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, x अभी इतना है, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, सो वैल्यू ऑफ x गोज ऑन डिक्रीजिंग। जो भी है x अगर चेंज होगा तो ड्यू फ्लक्स भी चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, यस और नो।
यस सर। सो वापस से हम लूप को राइट की तरफ पुल कर रहे हैं सो दैट एक्स विल चेंज। इफ एक्स विल चेंज सो फ्लक्स विल चेंज, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। आई बात समझ में? सो द लूप इज पुल्ड टू द राइट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, इसकी वजह से फ्लक्स विल चेंज। सो देयरफॉर instantaneous rate of change of flux is given by, yes, instantaneous rate of change of flux की वैल्यू क्या होगी? What is rate of change of flux given by? Rate of change of flux is d phi by dt. So d by dt of phi, इस तरफ क्या आएगा? d by dt of lbx, एल बी और एक्स। अब लूप के पुल होने की वजह से किस में चेंजेस आ रहे हैं? एल में, बी में या एक्स में? एक्स में। सो हम इसको क्या लिखेंगे? एल इंटू बी इंटू डी एक्स बाई डी टी। पर आपको पता है, अगर पिछला लेक्चर आपने देखा है तो डी फाई बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी एल बी डी एक्स बाई डी टी। बट डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स जो वी के बराबर है। सो आपको मिलेगा ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू होगा एल इंटू बी इंटू वी। कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ? एल इंटू बी इंटू वी। सो ये तो मिल गया मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसका पावर कैसे निकालेंगे? ओके, सो नाउ यहाँ तक सब साथ में, ये आगे हमको काम आने वाला है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या सर कि हमारा जो लूप है उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है? बी इंटू एल इंटू वी या एल बी वी। सो ये तो वही फॉर्मूला हो गया जो कल डिराइव किया था ट्रांसलेशन वाला। यस, सेम है। क्यों? क्योंकि ये जो रॉड आर एस है या जो रॉड पी क्यू है, साइड पी क्यू, वो एक कंडक्टर है जो ऐसे चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कल था वैसा ही है। सो ई इज इक्वल टू क्या हो गया? एल बी वी। मुझे आज ईएमएफ में इंटरेस्ट नहीं है, आई नीड टू डिराइव पावर। हाउ डू आई डिराइव पावर? अब सुनो ध्यान से। अब ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो कंप्लीट लूप है, पूरा जो लूप है उसका रेजिस्टेंस आर है। रेजिस्टेंस ऑफ लूप PQRS to be equal to what? R। पूरे लूप का रेजिस्टेंस कितना मान लिया मैंने? R। अच्छा भाई, इससे क्या होगा मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से। उससे भी पहले बच्चों, अगर EMF इंड्यूस हुआ तो आप मानते हो करंट भी इंड्यूस होगा। यहाँ जो करंट इंड्यूस होगा बच्चों, उसका डायरेक्शन आएगा क्लॉकवाइज। वो करंट का डायरेक्शन आएगा क्लॉकवाइज। सर ये आपने अचानक से क्लॉकवाइज कैसे बोल दिया? समझाता हूँ, ठीक है? वापस से एक बार अच्छे से समझो। तो यहाँ करंट का डायरेक्शन कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। सर करंट क्यों आया? ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा। वो करंट कैसा आता है? क्लॉकवाइज। अब बुक्स में ऐसा लिखा है कि करंट आता है क्लॉकवाइज ड्यू टू लेंज लॉ, पर शायद ये लेवल पे आप वो लेंज लॉ की मदद से नहीं समझ पाओ। सो देयर इज वन मोर रूल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। इसको राइट हैंड रूल भी कहते हैं या कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आई रिपीट, या तो राइट हैंड रूल सिंपली कहते हैं या तो कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हम बुलाएंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सो ये मेरा राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है? थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर। अगर आप देख पा रहे हो तो थंब, index finger and middle finger of the right hand are stretched mutually perpendicular to each other. इसमें याद ये रखना है बच्चों आपको, thumb will indicate direction of motion of the conductor, index finger will indicate direction of magnetic induction, and the middle finger will indicate the direction of induced EMF or induced current. I repeat, thumb gives the direction of motion of the conductor, this index finger gives the direction of magnetic induction, and middle finger gives the direction of current. तो अब यहाँ जो करंट जनरेट हो रहा है उसका डायरेक्शन मैंने बोल दिया क्लॉकवाइज है, पर आया कैसे? तो उसके दो तरीके हैं, एक लेंज लॉ वाला और एक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, सो देखिए क्या कहता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इमेजिन द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड टू बी स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ योर थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, index finger gives direction of magnetic induction, then the middle finger gives the direction of current or the induced current. M, motion of the conductor, B, magnetic induction and induced current. So imagine the thumb, index finger and the middle finger of the right hand to be stretched mutually perpendicular to each other. If the thumb gives the direction of motion of the conductor, index finger gives the direction of magnetic induction, then the middle finger gives the direction of induced current. अब इसको यूज करते हैं MDI. So सबसे पहले देखो साइड PQ को देखते हैं। अगर आपने लूप को राइट की तरफ पुल किया तो सीधी सी बात है कि जो साइड PQ है वो भी कहाँ जा रहा होगा? राइट साइड। सो PQ, पूरी दुनिया को भूल जा, सिर्फ PQ को देख।
जो साइड पी क्यू है वो राइट की तरफ है ऐसे। सो मोशन इज टुवर्ड्स राइट, थंब टुवर्ड्स राइट। घर बैठे बैठे प्रैक्टिस करो, आपका राइट हैंड का फिस्ट ऐसे रखो, थंब को राइट साइड पे। अब इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बोर्ड को परपेंडिकुलर इनवर्ड। सो आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो बोर्ड की तरफ जाना चाहिए। घर पर बैठे बैठे देख लो तो वीडियो की तरफ जाना चाहिए। एंड देन यू रिलीज योर मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ आया, देख तो यहाँ करंट भी ऊपर है। नहीं समझ में आया, एक बार वापस से सर धीरे धीरे। ओके, सो पहले राइट हैंड को ऐसे फिस्ट पूरा बंद कर ले ऐसा, हाँ ऐसे कुछ नहीं करना, ऐसे पूरा बंद। अब सिर्फ थंब को रिलीज कर पी क्यू पर, राइट साइड, मैग्नेटिक फील्ड इज सॉरी मोशन इज टुवर्ड्स राइट, इंडक्शन इनवर्ड, रिलीज मिडिल फिंगर इट इज अपवर्ड, तो यहाँ करंट ऊपर की तरफ आया यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सर मुझे इसमें बताओ ना, चल प्रैक्टिस करते हैं। मोशन, इसका मोशन क्या है, इधर मोशन, इधर मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर। ये जो साइड, अच्छा वैसे भी अगर आपको इससे भी इंपॉर्टेंट अगर इसका आपको डायरेक्शन मिल गया तो कहना है इससे सबका ही मिल जाएगा। आप इसमें भी देखो, वेरेवर यू वांट टू ट्राई, किसी में भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो आप इजीली निकाल सकते हो। सो पी क्यू में फाइंड करना सबसे इजी कन्वीनियंट है, तो हमने इजीली फाइंड कर लिया। ओके, सो चाहे तो एक बार वापस से देख लो फॉर पी क्यू। मोशन कैसा है, मोशन ऐसा, इसका मोशन इस तरफ है, मैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ है, अंदर है, तो करंट इसमें से कहाँ जाएगा, ऊपर। आर वी क्लियर, क्या मेरी बात समझ में आई सबको? सो इन पी क्यू करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर एक में करंट आपको पता है तो बाकी सब फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। आर वी क्लियर, समझाइए। सो पूरे लूप में करंट का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। सो करंट इज इंड्यूस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लीजिए करंट की वैल्यू आई है, करंट की वैल्यू कितनी है, आई। ओके, चलिए आगे, पक्का। तो साइड पी क्यू में से करंट मैंने ढूंढा बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, और वो अगर पता है तो पूरे लूप का मुझे पता चल जाएगा। अभी सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात। हमने एक और बात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में पढ़ी है, या आप पढ़ोगे अगर वो चैप्टर वहां तक नहीं पहुंचा है तो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, सुनना, कल जो मैंने कहा था वो था एक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर लगने वाला फोर्स था F वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। याद है बच्चों, है ना? इफ अ चार्ज q is moving with a velocity v in a magnetic field of induction d, तो उस पे लगने वाला फोर्स इज ये। सेम वे अगर करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में, सुन ध्यान से, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में तो भी मैग्नेटिक फील्ड उस पे फोर्स एक्सर्ट करता है। उसका फॉर्मूला होता है F वेक्टर इक्वल्स टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्या होता है, F वेक्टर इज इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बहुत सिंपल, अगर मैं Q को I इंटू T लिख दूं, Q को I इंटू T लिख दूं तो I तो आ जाएगा, और V इंटू T गिव्स यू L। डायमेंशनली मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? सो आपको दो फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ऐसे बहुत आएंगे। अगर कोई चार्ज Q मूव करे विद वेलोसिटी V इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B, तो उस पे लगने वाले फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या है, QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सेम वे अगर कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। उसका फॉर्मूला F वेक्टर इज इक्वल टू IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। F वेक्टर इज IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ओके, अब सुनना बच्चों ध्यान से, साइड PQ ना, साइड PQ, उसको ध्यान से देखो। क्या ये साइड PQ एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है? यस सर। क्या ये करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है? यस सर। तो क्या इस पे फोर्स आएगा? आंसर है आएगा। साइड QR का ये वाला हिस्सा, क्या ये भी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है? यस सर। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है? यस सर। तो क्या इस पर भी फोर्स आएगा? आंसर है हाँ, जिसकी लेंथ हम x मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। RS की बात कर, क्या RS एक करंट कैरिंग कंडक्टर है? Yes, गधा। RS is a current carrying conductor. हाँ, it is outside the magnetic field. अच्छा, हाँ ऐसा बोल रहे थे। तो RS is a current carrying straight conductor placed inside or outside the magnetic field? Outside the magnetic field. तो RS पे फोर्स आने वाला नहीं। क्या SP पे फोर्स आएगा? हाँ, इतने से इससे पर आएगा जिसकी लेंथ कितनी है x। सो उस पर भी फोर्स आएगा बिकॉज इट इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। यानी पूरे लूप के तीन साइड पर फोर्स आने वाला है। साइड PQ पूरे पर आएगा, साइड RS पूरे पे नहीं आएगा, पार्ट ऑफ साइड SP पर आएगा, और पार्ट ऑफ साइड QR पर भी आने वाला है। अब PQ पर जो आने वाला फोर्स है उसका वैल्यू मान लीजिए F1 है, F1,
और वो F1 इस तरफ लग रहा है। सर आपको कैसे पता, बताता हूँ मैं। साइड QR पर जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ है, और साइड SP पर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ है। RS पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। सो नाउ आई हैव मार्क्ड इन द डायग्राम 3 फोर्सेस, F1, F2 एंड F3। F1 किस पर है, साइड PQ पर लेफ्ट की तरफ। F2 किस पर है, पार्ट ऑफ द साइड QR पर अपवर्ड। F3 किस पर है, पार्ट ऑफ द साइड SP डाउनवर्ड। ओके, अब ये फोर्सेस के डायरेक्शन कैसे आए? सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। वैसे एक और रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। क्या पढ़ चुके हम, राइट हैंड रूल। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? ये कहता है FBI, रिपीट FBI, घर बैठे बैठे रिपीट। व्हाट इज इट, FBI, फिर से बोलो FBI। F यानी कि फोर्स, B यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन, I यानी कि करंट। So imagine the thumb, index finger and the middle finger of the left hand to be stretched mutually perpendicular to each other. If your index finger gives the direction of magnetic induction, middle finger gives the direction of current, then the thumb gives the direction of what? Force acting on the conductor. मान लो आपके लेफ्ट हैंड का थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर आउटस्ट्रेच्ड है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर आपका इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन देगा, मिडल फिंगर अगर करंट का डायरेक्शन देगा, तो आपका जो आउटस्ट्रेच थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो फ्लेमिंग के दो हाथ थे नॉर्मल लोगों की तरह, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। राइट हैंड इज फॉर करंट का डायरेक्शन एंड लेफ्ट हैंड इज फॉर फोर्स का डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड रूल फिर से एक बार, इमेजिन द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड टू बी स्ट्रेच्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ द इंडेक्स फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, middle finger gives the direction of current, then the outstretched thumb gives the direction of force. Okay, अभी सुनना बच्चों ध्यान से। सो मुझे एक बात बताओ, QR पर फोर्स का डायरेक्शन कैसे है? चलो पहले PQ का फोर्स का डायरेक्शन। अभी इस बार रूल क्या है, FBI। F आपको चाहिए तो B और I की मदद से F ढूंढना है, B और I की मदद से आपको करंट ढूंढना है। यहां पर मुझे बताओ PQ पर मैग्नेटिक इंडक्शन कैसा है? वापस से आपका लेफ्ट हैंड होना चाहिए। अब इंडेक्स फिंगर अंदर की तरफ पॉइंट करेगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। मिडल फिंगर करंट का डायरेक्शन, PQ में से करंट कहां है बच्चों? ऊपर की तरफ, तो आपको इसे फिंगर टर्न करके ऊपर करना पड़ेगा। नाउ इफ यू रिलीज योर थंब, देखो ये थंब लेफ्ट की तरफ जाएगा। फिर से इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, रिलीज द मिडल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, करंट ऊपर है तो ये देखो मेरा फिंगर भी ऊपर की तरफ गया, मिडल फिंगर। देन इफ आई रिलीज माय थंब, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, सो ये फोर्स लेफ्ट में आया। अब इस पे ट्राई करते हैं, किस पर? QR पर। ओके, इंडेक्स फिंगर अंदर की तरफ, करंट देखिए एरो करंट की डायरेक्शन में, करंट इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इफ यू रिलीज योर थंब, ऊपर आएगा। घर बैठे बैठे प्रैक्टिस करना, डायग्राम बना के। इंडेक्स फिंगर अंदर की तरफ, थंब करंट का डायरेक्शन में, रिलीज योर मिडल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, एंड थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स ऊपर है, इस पर करने की जरूरत नहीं बिकॉज उस पर फोर्स ही नहीं। क्यों? बिकॉज वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। SP पर क्या होगा? देखो इंडेक्स फिंगर अंदर की तरफ, मिडल फिंगर यहां नहीं, करंट का डायरेक्शन उल्टा है, तो आपको मिडल फिंगर ऐसे टर्न करना पड़ेगा। एंड देन इफ यू रिलीज योर थंब, इट विल गो डाउन। वापस से इंडेक्स फिंगर अंदर, मिडल फिंगर करंट के डायरेक्शन में इस तरफ, एंड देन थंब डाउनवर्ड, इट गोज लाइक दिस। सो आई फाउंड F1, F2 एंड F3। अब बच्चों वापस से अपनी स्टोरी पर जाते हैं। हमारी स्टोरी क्या थी? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना था जिसकी वजह से EMF आएगा। अब सोच रियल लाइफ में क्या होगा। जैसे हमने लूप को राइट की तरफ पुल किया, सुनना ध्यान से, जैसे हमने लूप को राइट की तरफ पुल किया, डू यू एग्री, एक्स चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, तो EMF आया, तो करंट आया तो सारे फोर्सेस भी आ गए। यानी अब बच्चों लड़ाई होने वाली। फिर से सुन ध्यान से, फ्लक्स को चेंज करने के लिए मैंने लूप को राइट की तरफ पुल किया। जैसे ही मैंने लूप को राइट की तरफ पुल किया, ये सारी चीजें हो गई, यानी EMF इंड्यूस हुआ। अगर EMF इंड्यूस हुआ तो करंट भी इंड्यूस हुआ। करंट अगर इंड्यूस हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये सारे फोर्सेस भी आ गए। अब सोच, ये वाला जो फोर्स है F2 और F3, इनका तो टेंशन नहीं है। क्यों? बिकॉज दोनों कैंसिल हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज एक ऊपर एक नीचे है। जबकि ये फोर्स F1 हम जहां पुल कर रहे हैं, हम राइट में पुल कर रहे हैं और F1 लेफ्ट में लग रहा है। सो हमारे में और F1 में लड़ाई होने वाली है। कुछ समझ में आया? हम कहां पुल कर रहे हैं? राइट में। F1 कहां लग रहा है? लेफ्ट में। अगर सोच वो जीत गया तो हम बाहर नहीं पुल कर पाएंगे, तो ये कुछ होने वाला नहीं है।
ये कैसा है बच्चों पता है, ये इंस्टेंटेनियसली हो रहा है। जिस मोमेंट पे मैं इसको राइट में पुल करूंगा सारी चीजें एक साथ होगी एंड इमीडिएटली ये भी आ जाएगा पिक्चर में। यानी जिस वक्त मैंने इसको खींचा होगा ये आ चुका होगा F1, यानी कि फर्स्ट एट t इक्वल टू 0.0001 की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं पुल करूंगा ये आ जाएगा, और अगर ये आ जाएगा सो आई विल हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द फोर्स F1 ताकि ये चलता रहे। और ये जो मेरा वर्क है वही मुझे पावर देने वाला है वापस से। इसको राइट में जैसे मैं पुल करूंगा ये सारी चीजें एक साथ होगी तो F1 आ जाएगा, यानी कि मैं राइट में पुल कर रहा हूं और F1 लेफ्ट में खींच रहा है। सो मुझे भी F1 के साथ लड़ाई करनी होगी। सो उस लड़ाई के लिए आई एम गोइंग टू डू वर्क दैट विल गिव मी वर्क, सॉरी पावर, एंड दैट पावर इज ओनली वी हैव टू कैलकुलेट। बैठा दिमाग में? अब देख सुनने में कैसे लगा, ऐसा किया वैसा किया ये किया, 3 घंटे हो, सॉरी 10-20 मिनट्स हो गए, उसके बाद जाकर के फोर्स आया। इन रियल लाइफ खींचा ये आ जाएगा, जैसे आएगा यू हैव टू डू सम वर्क। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। सो अब आगे की स्टोरी, इसको हमने राइट में पुल करा, F2 और F3 दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। F1 कैंसिल होने वाला नहीं है। F1 की वैल्यू क्या होगी देख, F वेक्टर का फॉर्मूला था, F वेक्टर इज IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सो अगर आपको पता है तो इसका वैल्यू होना चाहिए ILB sin थीटा। आई होप आपको ये पता है। क्रॉस प्रोडक्ट में भी राइट साइन थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल, L और B। इसकी लेंथ ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यानी एक ऊपर है और एक अंदर है ऐसा। तो ये एंगल कितना है, ये ऊपर ये अंदर, तो एंगल कितना है 90। साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1, यानी देखो F1 की वैल्यू होगी ILB। F1 की वैल्यू कितनी हो गई ILB। F1 की वैल्यू कितनी है ILB। चले आगे, यहाँ तक सब साथ में। बट सर हमको ये थोड़ी फाइंड करना है, मुझे पता है आपको क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करना। हाउ टू फाइंड पावर? ओके, सो डिग्री इसको राइट में पुल करने के लिए आई हैव टू डू सम वर्क। सो वर्क डन या रेट एट विच वर्क इज डन इज पावर। will give you power, okay, and that power will be equal to work upon time. It is work upon time. अब क्या करेंगे? So power is nothing but work upon time. अब work को हम क्या लिखेंगे बताओ? Force into displacement. Force into displacement. So F dot L upon T. और L by T को हम V लिख सकते हैं। ये सब छोटे बच्चों के फॉर्मूले जो आपको आने चाहिए। रेट एट विच वर्क इज दैट इज पावर, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो पावर इज F वेक्टर डॉट V वेक्टर, पावर इज F वेक्टर डॉट V वेक्टर। अच्छा ओके, अब आप एक काम कीजिए बच्चों, स्क्रीन को पॉज करके ये वाला जो पार्ट है वो आप कॉपी कर लीजिए सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। स्क्रीन को पॉज करके ये वाला पार्ट आप कॉपी कर लीजिए। ओके, सो आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया है। आई एम गोइंग टू रिमूव इट नाउ, इरेज इट बेसिकली। सो पावर इज F डॉट V, पावर इज F डॉट V। अच्छा अभी सो ये कौन सा वर्क है, हम जो वर्क कर रहे हैं, जो हम राइट साइड में पुल कर रहे हैं उसका वर्क मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, F डॉट V है। तो पावर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है देखो, F की वैल्यू क्या है ILB इंटू V। सो ये मेरे पावर की वैल्यू आ रही है ILB इंटू V। मान लीजिए मेरा इक्वेशन 1 है, क्या क्या सर आपने F की जगह पे ILB लिखा इंटू V। सर वो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है। कैसे? थीटा किसके बीच का एंगल है, F वेक्टर और V वेक्टर के बीच में। ठीक है, आप 180 भी लिख सकते हो, बट सर क्या बोल रहे हो, वेलोसिटी इधर है, ठीक है, और ये फोर्स उधर है। सो फोर्स और वेलोसिटी में एंगल कितना होगा 180 हुआ ना। सो 180 अगर होगा तो cos 180 कितना होगा -1, तो एक्चुअली अब माइनस आना चाहिए। पर याद है हम जो वर्क कर रहे हैं वो उसके अगेंस्ट ही कर रहे हैं, तो वर्क में भी एक्चुअली नेगेटिव आएगा और वो नेगेटिव आपको कैंसिल कर देगा फिर। या आप ये मान लो कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, जस्ट टू मेक इट सिंपल आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड इज ILB इंटू V। फिर से सर ये डॉट है, डॉट अगर यहाँ डॉट है तो FV cos थीटा आना चाहिए, या थीटा की वैल्यू 180 है, V इधर है F उधर है।
v इधर और f उधर है, सो एंगल कितना होगा 180, तो माइनस आना चाहिए। सो मैं कह रहा हूँ मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। सो P इज ILB इंटू v, इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया। अब सुनो, आगे बढ़ने के लिए मुझे करंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करें? सुन, तो ये जो पूरा लूप था ना, लूप, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना माना था हमने? R, ठीक है। तो इस पूरे लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए उसकी वैल्यू I है, वो I की वैल्यू क्या होगी? बाय ओम्स लॉ करंट इज नथिंग बट V by R। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में V नहीं आता, हम EMF, इंड्यूस्ड EMF लिखते हैं। इंड्यूस्ड EMF E था थोड़ी देर पहले। इस लूप में जो EMF इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू क्या थी? E थी, याद कर। ओके, सो I will be E divided by R, और E की वैल्यू कितनी आ चुकी है? LBV। सो I got current to be equal to what? LBV divided by R। ये अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे क्या मिला? पावर इक्वल्स टू, देख ध्यान से, LBV मेरा ऑलरेडी था, LBV ऑलरेडी था, I की जगह पे LBV by R। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पावर? L square B square V square by R। कितना पावर हमको देना पड़ेगा या कितना पावर जनरेट होगा? L square B square V square by R। इतना पावर हमको देना पड़ेगा, या इतना पावर यहाँ पर, या दिस इज द रेट एट विच वर्क इज डन। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं हीट जनरेटेड इन द सर्किट, चलो याद करो किसको आता है? हीट जनरेटेड इन द सर्किट, या रेट एट विच हीट इज जनरेटेड। रेट एट विच हीट इज जनरेटेड, रेट एट विच हीट इज जनरेटेड। सर ये क्यों फाइंड करें, बताता हूं। रेट एट विच हीट इज जनरेटेड, कितना होगा? रेट एट विच हीट इज जनरेटेड, बताओ। रेट एट विच हीट इज जनरेटेड यानी कि हीट अपॉन टाइम। और किसी भी सर्किट में कितना हीट जनरेट होता है? हीट का फॉर्मूला बच्चों I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाय T, बचपन का फॉर्मूला। तो बेसिकली इट इज I स्क्वायर इंटू R। हीट जनरेटेड क्या होगा? I स्क्वायर इंटू R। अब थोड़ी सी कंजूसी बच्चों, सो रेट एट विच हीट इज जनरेटेड विल बी इक्वल टू व्हाट? I स्क्वायर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ I? LBV बाय R। उसका स्क्वायर क्या होगा? L स्क्वायर B स्क्वायर V स्क्वायर, नीचे आता उसका भी स्क्वायर इंटू R। तो देखो बच्चों क्या आएगा? L स्क्वायर B स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। सो कितना पावर हमको सप्लाई करना पड़ रहा है? L स्क्वायर B स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। और कितना सर्किट में हीट जनरेट हो रहा है? L स्क्वायर B स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज लॉ का और एक तरीका। इट इज सो वंडरफुल बच्चों, अगर आप कनेक्ट कर पाओ तो। ये मैंने क्या ढूंढा? मुझे कितना काम करना पड़ा, और ये मैंने क्या ढूंढा कि करंट की वजह से कितना हीट जनरेट हो रहा है। दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब जितना मैं वर्क कर रहा हूं उतना ही एनर्जी जनरेट हो रही है। सो अगेन वी हैव डिस्कस्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये एग्जाम डेरिवेशन, ये डेरिवेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा है, और आपको ये अच्छे से आना चाहिए। सो हमने आज क्या डिराइव किया? वी डिराइव फॉर्मूला फॉर पावर, या इसको इंडक्शन एनर्जी भी हम कहते हैं। सो पावर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज L स्क्वायर B स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। ये जो अप्रोच है वो किसके लिए थी बच्चों? कितना हमने वर्क किया, और ये सेम आंसर किसका आ रहा है? कितना हीट जनरेट हुआ। सो हमने जो वर्क किया उतना हीट जनरेट हो रहा है। सो रेट एट विच वर्क इज डन इज सेम एज रेट एट विच हीट इज डिसिपेटेड। आर वी क्लियर? समझा बच्चों? तो पूरा डेरिवेशन फिर से एक बार। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप PQRS अरेंज इन द प्लेन ऑफ द पेपर। A uniform magnetic field of induction B is applied perpendicular to the plane of the paper. Let vertical side of the loop be L and the horizontal side inside the magnetic field be X. फिर मैंने लिखा था flux passing through this area is area of the loop inside the magnetic flux is L into X. उसमें से flux कितना पास होगा? तो L into B into X। अब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो flux चेंज नहीं होगा, flux चेंज नहीं होगा तो EMF इंड्यूस नहीं होगा, तो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो हमको फ्लक्स चेंज करने के लिए लूप को राइट साइड में पुल करना पड़ा विद वेलोसिटी v। तो उस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वाज d∅/dt। उसको डिराइव करके आपको मिला d∅/dt से E = BLV। फिर मैंने कहा इस EMF की वजह से यहाँ करंट भी आएगा। वो करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज किया था, और वो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया। उस करंट की वजह से PQ पर, QR पर और SP पर 3 फोर्स है, F1, F2, F3।
F2 F3 कैंसिल हो चुके, बट F1 हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि जब हम इसको राइट में पुल कर रहे हैं, F1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सो नाउ वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट F1. सो दैट वर्क डन, पहले मैंने F1 की वैल्यू फाइंड की. नाउ द रेट एट विच वर्क इज डन इज नथिंग बट पावर. उसका फॉर्मूला F वेक्टर डॉट V वेक्टर है. फिर मैंने कहा हमारा V इस तरफ है और ये फोर्स F1 इस तरफ है, तो एंगल 180 होगा. हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए cos 180 -1 आएगा. cos कहाँ से आएगा, अच्छा ये डाउट है. तो ये F V cos थीटा होगा, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होगा. cos 180 की वैल्यू -1, so that we are not taking because we are talking only about magnitude. So power is ILV into VI. अब पावर को कैलकुलेट करने के लिए I मुझे ढूंढना पड़ा, तो अकॉर्डिंग टू सिंपल ओम्स लॉ I is V by R. V यहाँ पर नहीं आता, we write induced EMF by, या induced current is induced EMF upon resistance. So resistance of the loop is R. So LBV by R. समझा? ये यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, पावर है. ये कौन सा पावर जो हम कर रहे हैं इसको खींचने में. फिर मैंने कहा हमने जितना पावर दिया उतना ही हीट जनरेट हो रहा है. कैसे? व्हाट इज हीट जनरेटेड, या रेट एट विच हीट इज जनरेटेड, H by T, I square RT. हीट का फॉर्मूला बाई T, T कैंसिल, I square R. I का वैल्यू कॉपी कर, सिंप्लीफाई कर, मैच हो जाएगा. यानी जिस रेट से हम काम कर रहे हैं उतने रेट से हीट जनरेट हो रही है. अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है बच्चों, ये आप वीडियो एटलीस्ट 2 बार, एक बार तो सबको देखनी है ऑफकोर्स, एटलीस्ट 2 बार आप जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. नाउ प्लीज टेक डाउन, अपनी अपनी नोटबुक में लिखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. जल्दी से लिखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. यस प्लीज टेक इट डाउन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. अच्छा, इसको कॉपी करने के लिए स्क्रीन को पॉज कर लेना, आप लिख लेना. ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. Imagine the thumb, index finger and middle finger of the right hand to be stretched mutually perpendicular to each other. Imagine the thumb, index finger and middle finger of the right hand to be stretched mutually perpendicular to each other. Imagine the thumb, index finger and the middle finger of the right hand to be stretched mutually perpendicular to each other. If thumb gives direction of motion of conductor, if thumb gives direction of motion of conductor, if thumb gives direction of motion of conductor, index finger gives direction of magnetic induction, index finger gives direction of magnetic induction, index finger gives direction of magnetic induction, then the middle finger gives direction of induced EMF or induced current. Then the middle finger gives direction of induced EMF or induced current. So I repeat quickly. Imagine the thumb, index finger and the middle finger of the right hand to be stretched mutually perpendicular to each other. If the thumb gives the direction of motion of the conductor, index finger gives the direction of magnetic induction, then the middle finger gives the direction of induced EMF or induced current. याद रखने के लिए बच्चों देखो, राइट में I आता है और I से करंट आता है, तो राइट हैंड रूल से आपको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन मिलता है. देन प्लीज राइट डाउन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. राइट डाउन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट में यू हैव F और F से मिलता है आपको फोर्स. भाई इंड्यूस फोर्स खुद का कुछ बना के मत लिख देना. हाँ, force, left will give you force. So क्या कहता है लेफ्ट हैंड रूल? Imagine the thumb, index finger and the middle finger of the left hand. Imagine the thumb, index finger and the middle finger of the left hand. Imagine the thumb, index finger and the middle finger of the left hand to be stretched mutually perpendicular to each other. Imagine the thumb, index finger and the middle finger of the left hand to be stretched mutually perpendicular to each other. If the index finger gives direction of magnetic induction, if the index finger gives direction of magnetic induction, if the index finger gives direction of magnetic induction, middle finger gives direction of current, हाँ सिर्फ current, middle finger gives direction of current,
middle finger gives direction of current. Then the outstretched thumb, gives direction of force acting on the conductor. Then the outstretched thumb gives the direction of force acting on the conductor. So I'll quickly repeat. Imagine the thumb, index finger and the middle finger of the left hand to be stretched mutually perpendicular to each other. If the index finger gives the direction of magnetic induction, middle finger gives the direction of current, then the outstretched thumb gives the direction of force acting on the conductor. That means left hand rule, F is for force. So next time when we see each other, I hope आप ये चारों lecture revise करके आओगे and maybe we'll take few numericals in the next lecture. Okay? Thank you so much. Take care.